एक स्किल ट्रेनिंग में खाली एक पर्सन का रोल नहीं होता। टॉयलेट ट्रेनिंग ना सिर्फ बच्चे का है, पेरेंट का भी म्यूचुअल उसमें कॉपरेशन आता है। हमारे पेरेंट्स का ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मतलब चाहे वो न्यूरो टिपिकल किड हो चाहे वो न्यूरो डाइवर्जन किड हो, हर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एज होती है जिसमें उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कि जितना छोटे स्टेप्स होंगे बच्चे की लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी। वो अपने पैंट्स को ऊपर कर पाता है, वो हैंड फंक्शन उसका कितना अप्रोप्रिएट है, ओवरहेड रीच कैसा है उसका। ग्रेजुअल डिसेंसिटाइज कराने की कोशिश कीजिए अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सेंसरी स्ट्रैटेजीज। जैसे कि अगर बच्चे को फ्लश से प्रॉब्लम है तो हम हेडफोन्स यूज कर रहे हैं या फिर हम पैडेड टॉयलेट सीट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाऊं, अगर वो सीख जाए ना तो कल को मुझे सबसे बड़ी राहत तब मिलेगी कि मैं बच्चे को ले जाऊं, बच्चा या तो खुद चले जाए टॉयलेट जाके कर ले और वापस आ जाए, या एटलीस्ट मेरे को बता दे। एक बच्चा जब माता पिता के जीवन में आता है तो वो बहुत सारी खुशियां लेके आता है और उसकी छोटी छोटी खुशियों में ही माता पिता खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों के सही विकास के लिए एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझे। क्रिएटिव माइंड का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को समझने में और उसको सही डायरेक्शन देने में क्रिएटिव माइंड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम समय समय पर ऐसे वीडियोस लेके आते हैं जो पेरेंट्स को उनके बच्चों की ट्रेनिंग में एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव माइंड शुरू से ही एक फंक्शनल ट्रेनिंग में बिलीव करता है कि हमें बच्चा, अगर आप पूछें तो क्रिएटिव माइंड का हर थेरेपिस्ट ये कहेगा कि हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को एक फंक्शनल बच्चा बना पाए ताकि बच्चा जो है कल को एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉयलेट ट्रेनिंग का डिटेल पॉडकास्ट आपके लिए प्लान किया है। पॉडकास्ट को प्लान करने से पहले हमने अपने तीनों ब्रांच के पेरेंट्स से बात करी, उनके क्वेरीज और उनके क्वेश्चंस को इकट्ठा किया। उसके बाद हमने अपनी एक सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर शिवानी राठौर थे, जो कि एक SIPT सर्टिफाइड हैं और जिन्हें 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है और वो लास्ट 1 ईयर थे हमारे कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने बहुत ही सरल और सटीक तरीके से पेरेंट्स की हर क्वेरीज और क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश की कि टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है, इसे हम कब शुरू कर सकते हैं, इसको शुरू करने के पहले जो हमारी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और हमारे क्या क्या चैलेंजेस टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरू करते समय आ सकते हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट के लास्ट में शिवानी मैम ने बहुत सारी टिप्स बताई हैं और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा 100% टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ अल्टीमेट गाइड टू टॉयलेट ट्रेनिंग। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्रिएटिव माइंड्स, गोमती नगर, लखनऊ, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक पॉडकास्ट में जिसका टॉपिक है टॉयलेट ट्रेनिंग। ये एक ऐसा फेज है पेरेंट के लिए जो ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कभी कभी एक चैलेंज भी होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग एक बचपन का वो माइलस्टोन है जो हमारे छोटे सुपर हीरोज को ना सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनाता है बट उन्हें ये चीज समझने में एक पूरी जर्नी में बहुत एफिशिएंटली और बहुत फन तरीके से इंडिपेंडेंट बनाता है। इसी इंडिपेंडेंसी को जानने के लिए और इसी प्रोसेस को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी गेस्ट स्पीकर, हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शिवानी राठौर, जिन्हें 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है, बहुत सारी क्लिनिक्स पे काम किया है और वो लास्ट ईयर से क्रिएटिव माइंड सीतापुर ब्रांच लखनऊ की टीम के साथ है एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड कॉमडील को एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रिप्रेजेंट करती हैं। तो डॉक्टर शिवानी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन एंड मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट, ताकि हम इसमें से बहुत पेरेंट्स की जो कॉमनली क्वेरीज आती है वो टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर ही आती है, तो कुछ यूज़फुल टिप्स जो हम अपने पेरेंट्स के साथ अगर शेयर कर पाएँ और उनकी जर्नी थोड़ी सी ईजी बना पाएँ, सो आगे उस चीज़ के लिए हम बहुत एक्साइटेड। डेफिनेटली। इनफैक्ट आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू की जाए, कैसे शुरू की जाए, बच्चों को इस प्रोसेस के लिए कैसे स्ट्रेस फ्री और फन रिलायंट बनाया जाए। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन चैलेंजेस जो पेरेंट्स के जनरल चैलेंजेस होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम शुरू कर सकते हैं,
हम टॉयलेट ट्रेनिंग देख सकते हैं। हमने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि इस टॉपिक के बारे में क्या इतना डिस्कस हुआ है, क्या हमारे पास एविडेंस बेस्ड चीज़ है। बट इसी प्रोसेस को, इसी जर्नी को समझने के लिए हम आज मैम के साथ कुछ कॉमन क्वेरीज जो पेरेंट्स की होती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें जो वो सफ़र करते हैं, इन सब चीज़ों को मिलके आज हम जानेंगे। तो चलिए शिवानी मैम, हम शुरू करते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट, मैं पेरेंट की तरफ से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, सो टॉयलेट ट्रेनिंग एक एक स्किल ट्रेनिंग है, एक हैबिचुअल ट्रेनिंग है, जिसमें जो बच्चा होता है वो अपनी बॉडी सिग्नल्स को यूज़ करके, अपने यूरिनरी मूवमेंट्स या बोवल एंड ब्लैडर फंक्शन को यूज़ करके अपनी पॉटी चेयर या टॉयलेट को अप्रोप्रिएट टाइम्स पे यूज़ कर पाए, अपनी इंडिपेंडेंसी उस चीज़ में गेन कर पाए। ये टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो कि ना सिर्फ पेरेंट, एक बच्चे की लाइफस्टाइल को भी बहुत चेंज करता है। तो इम्पॉर्टेंस में अगर हम लिस्ट डाउन करें तो जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस फैक्टर है फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि बच्चे के लिए और मम्मी पापा के लिए होता है। तो यूजुअली जब हम डायपर देखते हैं, एक डायपर आज के उसमें 30 से 35 रुपए का एक डायपर आता है और हर एक बच्चे को दिन में 4 से 5 डायपर लगते हैं। तो इन ऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो एक महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा सिर्फ एक पेरेंट की तरफ से डायपर पे होता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बर्डन भी बन सकता है। तो जितना जल्दी आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होगा, आपका फाइनेंशियल जो सपोर्ट रहेगा वो आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो एस्पेक्ट मुझे लगता है वो होता है सोशलाइजेशन बैरियर। एक बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो स्कूल में बैरियर बन सकता है वो। आप किसी वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आपके लिए बैरियर बन सकता है। आपकी हाउस पार्टी है, हाउस गेस्ट आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में रुकावट बनता है आपका टॉयलेट ट्रेनिंग। तो इसलिए जितना जल्दी आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होगा, उतने जल्दी आप इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेंड होगा तो वो ईजिली सोशलाइज हो पाएगा, पेरेंट्स का सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा। तो इसलिए भी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी। एंड फोर्थ, बिकॉज वी आर फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, तो फोर्थ जो मुझे मेडिकल कंसर्न लगता है वो लगता है बच्चे का हाइजीन को लेकर। अगर बच्चा रिपीटेडली बहुत अगर लॉन्ग टाइम तक डाइपर्स यूज़ करता है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क कि उसको इचीनेस हो सकती है, उसको रेडनेस हो सकती है, उसको इन्फेक्शन के फ्रीक्वेंट चांसेस होते हैं जो कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता ओके, मतलब हम इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं खाली टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पे, और इतने सारे फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स समझ सकते हैं, जैसे कि मैम ने इतनी खूबसूरती से समझाया, फाइनेंशियल फ्रीडम, सोशल बैरियर्स, कॉन्फिडेंस और रिस्क फैक्टर, हाइजीन फैक्टर। ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, और शायद ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, मेरे को लगता है कि दोनों के लिए शायद मैम है। इन्वॉल्वमेंट जी इसमें बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है और ये है क्या। तो इसमें हमारे पेरेंट्स का ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मतलब चाहे वो न्यूरोटिपिकल किड हो, चाहे वो न्यूरो डाइवर्जन किड हो, हर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एज होती है जिसमें उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या कोई ऐसा एज माइलस्टोन है अकॉर्डिंग टू एविडेंस? ओके, सो अगर हम एज माइलस्टोन्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च एंड एविडेंसेस, पहले हमें ये समझना रहेगा कि बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल किस एज में स्टार्ट होता है। तो यूजुअली मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जब बच्चा 12 महीने का होता है तो उसके अंदर कोई भी ब्लैडर एंड मूवल मूवमेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं हो। जब बच्चा 12 से 18 महीने की तरफ जा रहा होता है तब उसके अंदर थोड़ा कंट्रोल शुरू होता है। लेकिन जब बच्चा 27 से 30 महीने के बीच में आता है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम होता है जिसमें हम बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करा सकते हैं। ये हो गया स्टार्ट कराने का टाइम, 27 टू 30 मंथ्स, एवरेज इट इज़ 27 मंथ्स। लेकिन लास्ट टू लास्ट हमें 4 ईयर्स तक बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कराने में हमें पूरा मेहनत करानी होती है, बिकॉज इस टाइम के बाद थोड़ा वो जो लर्निंग एस्पेक्ट्स है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है बच्चे के लिए भी एंड पेरेंट के लिए भी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 27 मंथ्स एंड लास्टिंग टू 4 ईयर्स इज़ द एवरेज टाइम। ओके, तो ये जो हम एज माइलस्टोन्स की बात कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि शायद ये 2 ढाई साल से शुरू होता है और ये 4 साल तक ऑन एन एवरेज सिखा सकते हैं।
तो क्या ये चीज़ न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए है या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए? क्योंकि हम जनरली थेरेपी सेंटर्स में जैसे हम केसेस देखते हैं ऑटिज्म, एडीएचडी, तो कई पेरेंट्स की ये कंसर्न भी होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है बट टॉयलेट सीख नहीं रहे, या तो क्या उनको अब वो टॉयलेट ट्रेन नहीं कर सकते हैं, या क्या उनका एज निकल गई है, या कैसे कर सकते हैं इस चीज़ में? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। अगर न्यूरोटिपिकल की बात करें तो जो हमारे नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 27 टू 30 मंथ्स में हम इनिशिएट कर सकते हैं एंड वो शायद बहुत जल्दी अचीव भी कर पाएँ उस चीज़ को। लेकिन जो न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं या डेवलपमेंटल डिले केसेस होते हैं या फिर ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में जो बच्चे आते हैं, उसके अंदर ये हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस उनके स्किल्स को लेकर हो सकते हैं या सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ को लेकर हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स के थ्रू उनकी जो लर्निंग होती है स्पेशली रिलेटेड टॉयलेट ट्रेनिंग वो डिले हो जाती है किसी केसेस में, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज अनसक्सेसफुल। उसको हम अचीव कर सकते हैं, बट इस टाइम ड्यूरेशन हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ओके, सो पेरेंट्स, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें एज का ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, चाहे वो न्यूरोटिपिकल किड हो चाहे वो न्यूरो डाइवर्जेंट किड हो, और उसके बाद भी हम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेट कि हम उसी ड्यूरेशन में ही कर सकते हैं, बट हाँ, जैसे हम दिखाते हैं कि एक अर्ली इंटरवेंशन चीज़ है, तो जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी शायद हम जल्दी अचीव कर सकते हैं इस चीज़ को, है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंसी, है ना? ओके, तो हमने एज की बात करी, हमने टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करी, तो जैसे हम कोई भी जंग शुरू करते हैं उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं, तो अगर हम सेम टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करें, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं जस्ट प्रायर टू द बिगनिंग, कि टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स जो हमें देखने हैं, तो क्या आप इस पे हमें थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड, तो हमें मेडिकल कंसिड्रेशन सबसे पहले लेकर चलनी होती है। तो मेडिकल कंसिड्रेशंस में आता है कि आपको कब एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। जगह अगर आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करा रहे हैं और उसका पेनफुल यूरिनेशन है, इट मीन्स जब भी वो यूरिन करने के लिए जाता है हमेशा उसको पेन होता है, कंप्लेन ऑफ पेन होता है, या फिर जब वो पॉटी जाता है तब उसे पेन फील होता है, तो इस टाइम आपको एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड, कॉन्स्टिपेशन, जो कि कॉमनली बच्चों में देखा गया है। कॉन्स्टिपेशन जिन बच्चों में होता है उनके अंदर भी टॉयलेट ट्रेनिंग डिले हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो डाइटरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जो बच्चे जो डाइट लेता है उसमें फाइबर रिच डाइट होना ज़रूरी है, लाइक इट कैन बी ओट्स, इट कैन बी ऑरेंजेस एंड ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आता है चाइल्ड एंड पेरेंट रेडीनेस, कि हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं तो एक चाइल्ड अलॉन्ग विद द पेरेंट कितना रेडी है उस चीज़ को सीखने के लिए। दूसरी होती है बच्चे की कुछ स्किल्स, क्योंकि आपने जैसे बोला हम बैटल पे जा रहे हैं तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तो ये तैयारी पेरेंट और बच्चे के बीच में दोनों में म्यूचुअल होनी चाहिए। बट हम जब बच्चे के स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो वो स्किल्स में आती है उसके फिजिकल स्किल्स, मोटर स्किल्स, या फिर कुछ लैंग्वेज स्किल्स, सोशल एंड इमोशनल स्किल एंड साइकोलॉजिकल स्किल्स। ये कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें बच्चे में देखनी होती है टॉयलेट ट्रेनिंग कराने से पहले। ओके, तो जैसा आपने बताया मैम कि पेरेंट एंड चाइल्ड रेडीनेस, अब स्किल्स मेरे को समझ आया कि बच्चे को कुछ कुछ पर्टिकुलर स्किल्स उन्हें जो चाहिए होंगी, फिजिकल वगैरह, और जो भी आप चीज़ें बताई अपने, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बट पेरेंट और चाइल्ड रेडीनेस, मतलब हम तो बच्चे को सिखा रहे हैं ना शायद टॉयलेट ट्रेनिंग, तो पेरेंट और चाइल्ड रेडीनेस क्या होता है, मतलब ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड रेडीनेस? बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग का, क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग ना सिर्फ बच्चे का है, जैसे कि मैंने बोला कि वो पेरेंट का भी म्यूचुअल उसमें कॉपरेशन आता है। तो चाइल्ड एंड पेरेंट रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चाइल्ड रेडीनेस के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम स्प्लिट डाउन करके मैं आगे बताऊंगी। चाइल्ड हमें कब लगता है, क्योंकि अगर हमें लगता है कि एज हमने पहचान ली कि इस एज में हमें कराना है, बट उस एज के अंदर भी कुछ स्किल्स होती हैं जो बच्चे के अंदर देखनी होती है, जिससे हमें पता लगे कि हम जो उसके लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं वो उसमें कितना कॉन्फिडेंट होकर आगे मूव कर सकता है। तो स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ब्लैडर एंड बोवल फंक्शन, कि उसका ब्लैडर कंट्रोल कितना है, उसका बोवल फंक्शन कितना अप्रोप्रिएट है, ये हमें पता करना होता है। उसमें कुछ स्किल्स, उसकी मोटर स्किल्स कैसी है, लाइक एबिलिटी टू सिट, बच्चा खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, खुद से इंडिपेंडेंटली जा सकता है,
एनी इंडिकेशन ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स कि उसका टॉयलेट एरिया कहाँ है, सीधे जाके उसे मुड़ना है या लेफ्ट जाके उसे लेना है, तो कॉग्निटिव वाइज उसमें कितना अवेयरनेस है उस चीज़ को लेकर। देन एनी मोड ऑफ इंडिकेशन, लाइक बच्चा अगर बोल पाता है तो इट इज़ वेरी इजी कि वो कन्वे कर देगा, मगर अगर बच्चा नहीं बोल पाता है तो उसमें मोड ऑफ इंडिकेशन क्या है, क्या वो अपनी बॉडी को थोड़ा टाइट करने की कोशिश करता है या कुछ जेस्चर्स करने की शो करता है, वो आपको मोड पता रहना चाहिए बच्चे का। उसके बाद आता है ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग स्किल्स। हम जब बच्चे को लेकर जाते हैं टॉयलेट के लिए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा पैंट को नीचे करे, पैंट को ऊपर करे, तो ये कुछ स्किल्स उसके अंदर बच्चे के अंदर है या नहीं। देन आता है जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टॉयलेट ट्रेनिंग का, बिकॉज वी बीइंग एन ओटी हम इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेंसरी चैलेंजेस। सेंसरी चैलेंजेस में वैसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट जो टॉयलेट ट्रेनिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है सेंसरी, वो होता है इंट्रोसेप्शन, जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है कि हम उसे कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। देन ओबिंग सिंपल कमांड्स की सेट, कम, गेट अप, सिंपल कमांड्स अगर आप दे रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ पे कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। कि कुछ रेडीनेस स्किल्स होती हैं, अगर ये रेडीनेस स्किल्स बच्चे में अप्रोप्रिएटली डेवलप हो जाती है तो हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है। तो अभी तक हमने बात करी सिर्फ चाइल्ड रेडीनेस के बारे में। अब इसी में सेम काम पेरेंट का भी होता है कि पेरेंट कितना रेडी है उस चीज़ को बच्चे को सिखाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो होता है इसमें एक्सीडेंट प्लान्स, क्योंकि बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेंड हो रहा है तो उसमें बहुत सारे उसके एक्सीडेंट्स भी होंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर एक्सीडेंट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपका बच्चा कभी अंडरवियर में उसने टॉयलेट कर दिया या डायपर्स उसका ओवरफ्लो हो गया, तो वो बहुत मेस क्रिएट कर देता है, वो टर्म होती है एक्सीडेंट। तो पेरेंट्स उस चीज़ को कितना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्या वो बच्चे पे बहुत गुस्सा शो कर देते हैं, क्या उन्हें बहुत शेम फील होता है कि सबके सामने उनके बच्चे ने टॉयलेट कर दिया। कई कई बच्चे बिल्कुल सबके सामने अपने पैंट्स नीचे कर देते हैं, तो उन्हें शेमफुल नहीं रहना है, दे शुड बहुत पॉजिटिवली उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी रहेगी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। सेकेंड चीज़ होता है कि नो बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे न्यूरो डाइवर्जन किड्स हैं उनके अंदर कुछ फिक्सेशन पैटर्न्स होते हैं। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि आपको रोज़ घर से थेरेपी सेंटर लाना है, आप रोज़ टाइम उस पे लेकर आ रहे हैं, आपने बीच में किसी दिन चेंज किया तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सेम अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग एक, क्योंकि एक स्किल ट्रेनिंग है, अगर हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो कोई भी मेजर ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग के बीच में अगर आपकी कोई वेकेशंस प्लान हो रही है, आपके घर में हाउस पार्टी हो रही है, तो आपके बच्चे को आपको उतना ही टाइम देना है जितना आप रेगुलर डेज में दी, ताकि बच्चा उस चीज़ में अडाप्ट हो पाए। उसके बाद वाली जो चीज़ है कि आप टाइम कंसिस्टेंसी आपकी कितनी है, कि आप रेगुलर उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करा रहे हैं लेकिन आप संडे को क्योंकि बाहर गए हैं तो आपने बच्चे को डायपर पहना दिया। अगर आप बाहर गए हैं तो आपने बच्चे को शेड्यूलिंग पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से ये टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इम्पैक्ट करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक चाइल्ड और पेरेंट दोनों को बैटल पे जाने से पहले अपने आप को रेडी करना है। हमने इतने सारे स्टेप्स, कई स्टेप्स हमें समझ नहीं आता है कि हमारा बच्चा इतना गुस्सा कर रहा है या हमारा बच्चा इरिटेट हो रहा है, और वो उसका रीज़न कितनी, जैसे आपने अब हमें बताया कि कितनी छोटी सी चीज़ हो सकती है कि घर से कहीं जाने का उसका पर्टिकुलर फिक्सेशन पैटर्न था, या कहीं वो वेकेशन पे गए। और ये पॉइंट मेरे को लगा कि जैसे आपने बताया कि हम कहीं बाहर गए हैं तो हमने डायपर पहना दिया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शायद आपको मैम ने जैसे बताया पेशेंटली कंसिस्टेंटली वो चीज़ें करानी कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ थी जो शायद मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आई, जो आपने इन सब में बताया, आपने हमें पहले भी जैसे बताया कि बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल। अब बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल क्या है? मतलब कि हमें एज सच कि हमारे अंदर पेट में क्या चल रहा है या ब्लैडर में क्या हो रहा है हमें तो समझ नहीं आएगा। तो ये क्या चीज़ है? इसका क्या कोई चेकलिस्ट वगैरह या कुछ ऐसा है जिससे हम जान सकते हैं कि क्या बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल से हमारा मतलब है? बिल्कुल। सो बहुत सारी चेकलिस्ट वैसे डेवलप की जाती है, लेकिन क्योंकि आई एम फ्रॉम कॉमडील टीम, सो दे हैव देयर स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट। तो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हम लोग जो बेसिकली अपने सेंटर पे यूज़ करते हैं इन द कॉमडील यूनिट, वो होता है एलिमिनेशन रिकॉर्ड। एलिमिनेशन रिकॉर्ड अलॉन्ग विद द चाइल्ड रेडीनेस शीट। एलिमिनेशन रिकॉर्ड इज़ बेसिकली हमें बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल एंड बोवल कंट्रोल पता लगे। तो जब भी हम पेरेंट को जब देते हैं तो उसमें हम 1 वीक का पूरा एक ट्रायल बेसिस पे लेते हैं।
उसमें पूरा टाइम मेंशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 AM to 11 PM एट द नाइट। उसमें कॉलम्स होते हैं, लाइक आप जब बच्चे को टॉयलेट लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा गया 8 बजे, तो बच्चे ने जब टॉयलेट किया तो क्या वो टॉयलेट में किया उसने या फिर उसने पैंट में किया, सेम गोज विद पॉटी। तो उससे एक शेड्यूलिंग हमें पता लग जाती है कि बच्चा 1 घंटे के इंटरवल में जा रहा है या आधे घंटे के इंटरवल में जा रहा है, एंड ये पूरा हमें 1 वीक तक फॉलो करना रहता है। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस चीज़ में नोट करने का ये है कि जब भी हमें एलिमिनेशन रिकॉर्ड या फिर जो हम ये चेकलिस्ट हम देते हैं पेरेंट्स को, तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहती है कि बच्चा डायपर फ्री होना चाहिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि आप केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ कि उसका कंट्रोल क्या है, एंड 1 वीक के एनालिसिस के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें जो शेड्यूल बनाना है बच्चे का रिलेटेड टू टॉयलेट, वो 30 मिनट्स का इंटरवल है, 40 मिनट्स का या फिर 1 आवर का है। उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको इतने इंटरवल में बच्चे को थ्रू आउट द डे उसको टॉयलेट में लेकर जाना है। सेकंड जो हमारे पास चेकलिस्ट है कॉमडील के अंदर, वो है चाइल्ड रेडीनेस स्किल्स, जिसमें जैसे कि मैंने अभी बताया चाइल्ड रेडीनेस के जो फैक्टर्स होते हैं वही फैक्टर्स हम उनको चेक करते हैं, एंड दे हैव अ स्कोर ऑफ 10। अगर किसी किसी एरियाज़ में हमें लगता है बच्चा नहीं काम कर पा रहा है या उसमें ज़्यादा हमें एफर्ट की ज़रूरत है, तो उन स्किल्स पे पहले हम काम करते हैं, फिर हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ प्रोसीड। ओके, ओके, नाइस। तो मतलब इसमें हम एलिमिनेशन रिकॉर्ड में बच्चे का बॉवल ब्लैडर कंट्रोल पूरा जान सकते हैं और जी हम ड्यूरेशन जान सकते हैं। तो शायद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है। तो मैम आगे बढ़ते हैं, जो मेन क्वेश्चन अब आता है। हमने टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में जाना, हमने टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले क्या करना है उसके बारे में जाना, हमने बच्चे का बॉवल ब्लैडर कंट्रोल के बारे में जाना, हमने अगर कोई हाइजीनिक इशू है या कुछ और है हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। अब बात आती है कि टॉयलेट ट्रेनिंग करनी कैसे, मतलब क्या इसके कोई पर्टिकुलर ऐसे स्टेप्स हैं जिससे बच्चा टॉयलेट ट्रेन अचीव हो सकता है। और जैसे मैम हम लोग बेसिकली इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली जाके करने लगे, क्योंकि अगर मैं पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे को ये चाहिए कि मेरा बच्चे को मैं ठीक है मैं थोड़ा टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाऊं, अगर वो सीख जाए ना तो कल को मुझे सबसे बड़ी राहत तब मिलेगी कि मैं बच्चे को ले जाऊँ, बच्चा या तो खुद चले जाए टॉयलेट टॉयलेट जाके कर ले और वापस आ जाए, या एटलीस्ट मेरे को बता दे। तो मैम कोई ऐसे पर्टिकुलर ऐसे कोई स्टेप्स होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के, जो शायद हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि स्टेप्स ऑफ टॉयलेट। दैट्स अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू एड्रेस। तो टॉयलेट ट्रेनिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बैटल है एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑल्सो, सो उसके लिए हमें पूरी तैयारी, जैसे एग्ज़ाम्स के पहले हम अपनी तैयारी करके रहते हैं, तो टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले भी हम अपनी तैयारी करके रखेंगे। उसको हम स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एंड जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है होता है, वो होता है हमारी तैयारी, प्रिपरेशन, कि हम टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे हैं बट हमारी तैयारी कितनी है उस चीज़ के लिए। तो तैयारी में सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और जो मेरा पर्सनल सजेशंस है सबके लिए, कि आपका टॉयलेट बहुत इनवाइटिंग होना चाहिए, बहुत प्लीजेंट होना चाहिए। लाइक आपके घर में अगर 4 कमरे हैं और बहुत सुंदर आपने डेकोरेट कर रखा है, मगर आपका टॉयलेट एरिया सबसे सुंदर होना चाहिए। आप उसमें बहुत सुंदर सी लाइट्स लगाइए, आप बहुत अच्छा डिफ्यूज़र आप यूज़ कीजिए, लाइक अरोमास जो आते हैं, लेवेंडर हो गया, आप वो बहुत सेंटेड स्मेल्स आप उसमें यूज़ कीजिए, कैंडल्स आप यूज़ कीजिए, फ्लोर वेट नहीं हो आपका, पैडेड सीट्स हों बच्चे के लिए, और इनवाइटिंग इन द सेंस कि बच्चा सारे रूम को छोड़कर आपके टॉयलेट एरिया में सबसे पहले आना प्रेफर करे। क्योंकि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग जब भी जाता है, वो टॉयलेट के बाहर टॉयलेट कर देगा, कॉर्नर में कर देगा, रास्ते में कर देगा, सोफे के साइड में कर देगा, मगर वो टॉयलेट एरिया में नहीं जाना चाहता है। तो उसका जैसे किड जोन में जाते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे आपको टॉयलेट एरिया को, अब आपको आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च करना है और आपको ये पता करना है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने बाथरूम में लगा सकते हैं जो कि स्पेशली अट्रैक्टिव हो बच्चे के लिए। फर्स्ट आया हमारा मटेरियल्स। देन इसके बारे में हम सोशल स्टोरीज, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को जैसे हम बहुत राइम्स गाते हैं, उसके सामने स्टोरीज बच्चे को सुनाते हैं, तो क्यों ना सेम स्टोरी हम उसके टॉयलेट ट्रेनिंग लर्निंग के लिए भी सिखाई जाए। तो लाइक इन द कॉमडील वी हैव दिस मैनुअल टॉयलेट, तो ऐसे ही हम सोशल स्टोरीज अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो स्टोरी बनाने के लिए हमें पहले उसके घर का टॉयलेट का फ़ोटो हमें चाहिए होती है, तो वो फ़ोटो हम लगाते हैं। इट कैन बी वेस्टर्न एंड इट कैन बी इंडियन।
डिपेंड कि आपके घर में वो क्या है एंड बच्चा कितना उसको यूज़ करता है। तो वो आप पिक्चर वहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चे को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अब अब इसमें है कि इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन बहुत मिनिमम लेते हैं, लेकिन विजुअल पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स होते हैं उनकी ज़्यादातर लर्निंग स्टाइल विजुअल लर्निंग स्टाइल होती है। तो इसलिए हम विजुअल इनपुट को यूज़ करके, लाइक दिस इज़ योर टॉयलेट, इट कैन बी इन द हिंदी और इट कैन बी इन द इंग्लिश, डिपेंड कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छे से कमांड ले पाता है। तो ये आपका टॉयलेट है, ये हम इस टॉयलेट में जाते हैं। देन उसके बाद देखो आपने बाहर कर दिया, मम्मा इज सैड। तो जेस्चर्स के थ्रू, क्योंकि हमें बच्चे का इसके अंदर रैपो बिल्डिंग पे भी ध्यान देना है, तो एक इस फॉर्म की आप स्टोरी आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड, नॉट वेरी डेकोरेटिव, ताकि बच्चा उस चीज़ पे इंटरेस्ट ले, लाइक सिंपल साइंस, ताकि बच्चा उस चीज़ को रिलेट कर पाए। एंड जब आप स्टोरी को रिपीटेडली जब आप यूज़ करेंगे तो बच्चे को एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ, दिस इज़ द फॉर्म, एंड इस तरीके से उसे अपने डेली रूटीन में अडाप्ट करवाना। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिपरेशन में, तो मॉडलिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चा खेलना हुआ, खाना हुआ, वो सब दूसरे को देखकर सीखता है। तो हम सेम चीज़ जब टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बच्चा सीखेगा कैसे, या तो अपने भाई बहन को देखकर सीखेगा या मम्मी पापा को देखकर सीखेगा। तो मॉडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसमें इमिटेशन, लाइक आपको बैठना कैसे, आपको खड़े कैसे होना है, आपको फ्लश कैसे करना है, आपको थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करना है। तो या तो अगर घर में अवेलेबल हो तो बच्चे के साथ इस चीज़ की ट्रेनिंग, या फिर कोई भी स्टफ़ एनिमल या टॉय आप ले सकते हैं, लाइक डॉल और समथिंग, ताकि आप उस बच्चे को इमिटेट, लाइक ये जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं, ये भी हम सोशल स्टोरी या फिर उसमें मॉडलिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं बच्चे को ट्रेन कराने के लिए। तो ये तो थी सिर्फ हमारी प्रिपरेशन। देन आता है हमारा इन्वायरमेंट, कि हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। अब बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका कंफर्ट हम पहले उसको प्रोवाइड कराएं, उसका बेस्ट कंफर्ट जो हम उसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो पॉटी सीट पर बैठा है, क्योंकि बच्चा है तो हो सकता है उसके लिए हाइट ज़्यादा हो, तो उसके पैर हो सकता है काफ़ी ऊपर हो, तो वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करे, बहुत फियरफुल फील करे। तो हमारा सबसे बड़ा फेलियर तो वहीं पे आ जाता है जब बच्चा बैठना नहीं चाहता है। तो उस टाइम हमारा रोल है, या तो हम पॉटी चेयर लें छोटी, उसमें भी रिंग रिड्यूसर्स आते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा पिक्चर्स के साथ। तो हम उसमें रिंग रिड्यूसर को सेट करके उस बच्चे को बहुत कंफर्टेबली बैठा सकते हैं। अगर आप वो चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते तो सेम आप उसमें अडेप्टेशंस क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नीचे कोई स्टेपर लगा सकते हैं, ताकि बच्चा उस पर चढ़कर आराम से अपने फीट को सपोर्ट करके कंफर्टेबली बैठ पाए। जितना जल्दी बच्चा कंफर्टेबल होएगा, टॉयलेट ट्रेनिंग कराना हमारे लिए उतना ईजी हो जाएगा। अगर अडेप्टेशंस की बात करें और इक्विपमेंट्स की बात करें, तो कुछ मोटर स्किल्स भी हमें बच्चे की ध्यान देनी होती है। जैसे कि बच्चा ऊपर चढ़ नहीं पाता है, हमारा मेन एम है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना हर एस्पेक्ट ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग में। तो बच्चे को अगर हम ग्रैब बार्स पास में लगा दें, जिससे वो पकड़ के खुद से चल पाए, कुछ स्टेपर हम लगा दें, जिससे अगर मम्मी अराउंड नहीं है फिर भी वो बच्चा अगर खुद से इनिशिएट करता है तो उसके लिए ईजी हो जाएगा कि वो किसी का वेट नहीं करे, उसका कंफर्ट प्लेस है, अपने आप से वो जाके टॉयलेट करके आ सके। उसके बाद अगर हमें सबसे बड़ा जो एड्रेस कंसर्न होना चाहिए वो है सेंसरी, क्योंकि न्यूरो डाइवर्जेंट की बात करें, डेवलपमेंटल डिलेज की बात कर रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की भी हम बात कर रहे हैं। तो अडेप्टेशन सेंसरी चैलेंजेस में क्या हो सकता है, लाइक हम जानते हैं कॉमनली जो बच्चों के अंदर होता है किसी भी सेंसरी कंसर्न को लेके, या तो बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव होता है या अंडर रिस्पॉन्सिव होता है, या तो किसी चीज़ को अवॉइड करेगा या उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा सीकिंग बिहेवियर शो करेगा। तो उसके लिए अडेप्टेशंस एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट गाइड आपको ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ में कर पाएगा, कि फॉर एग्जांपल अगर उसको टेक्टाइल इशू है, अगर वो हैंड वॉश नहीं करना चाहता है, वेट फ्लूइड्स उसे पसंद नहीं है, वो पैड शीट्स है उस पर बैठना नहीं चाहता है, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस एक करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ताकि हम उस चीज़ में बच्चे का कंफर्ट लेवल और बढ़ा पाएँ। फ्लश के साउंड से बच्चे को अगर दिक्कत होती है, या लाइट रूम से होती है, या फिर सेंट से प्रॉब्लम होती है, या फिर उसमें लाइट की दिक्कत है उसको, तो इन सब चीज़ों को भी हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। दूसरी, अगर हम इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इंडिपेंडेंस की, क्योंकि हमने बात करी है, तो इसमें है कि जो लाइट्स हैं, स्विचेस हैं, डोर के हैंडल्स हैं, ये सब बच्चे के रीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट्स आपके स्विचेस बहुत ऊपर हैं, बच्चा जा रहा है, बच्चा मम्मी की हेल्प बार बार मांग रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चा इंडिपेंडेंटली टॉयलेट ट्रेंड हो। तो ये अडेप्टेशन शुरू में हो सकता है कि पेरेंट्स को बहुत बर्डन लगे कि हमें
अपना बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है। बट आप सेम चीज़ अगर आप उस चीज़ पे चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल स्विचेस आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप एक स्टेप पर रख सकते हैं पास में, ताकि बच्चा उस चीज़ को लेकर, बिकॉज उस चीज़ में उसकी मोटर प्लानिंग भी इन्वॉल्व होगी, ओरिएंटेशन भी इन्वॉल्व होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी बच्चे को सिखाएंगे तो उसकी इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो फर्स्ट हमने बात करी प्रिपरेशन, देन एनवायरनमेंट। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेप्स में, वो है टॉयलेट शेड्यूल। अब हमने जैसे कि बच्चे का एलिमिनेशन रिकॉर्ड से पता लगाया कि उसका ब्लैडर कंट्रोल कितना है, बोवल फंक्शन कितना है, तो वही शेड्यूल हम रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इट इज़ 30 मिनट्स, तो हर 30 मिनट्स में हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपको बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है। अब इसमें जो ऑफन जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कि हम हर आधे घंटे में लेके जा रहे हैं, लेकिन बच्चा कई बार नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि बच्चा भले ही टॉयलेट ना करे, बट आपको एक रेगुलर इंटरवल में उसको अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से या कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए आपको उस बच्चे को रेगुलर 30 मिनट्स में लेके जाना है। भले ही आप बच्चे को वहाँ ले जाके सिर्फ हैंड वॉश करा के लाइए, भले ही आप वहाँ पे ले जाके बच्चे को सिर्फ इसको पॉटी सीट पे बैठाइए, बट हर रेगुलर इंटरवल में आप उसको एक डेली प्रैक्टिस के लिए वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने 3 स्टेप की बात करी, तो 4th स्टेप हमारा आता है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड्स में जब हम बात करते हैं, रिवॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए, तो रिवॉर्ड्स बच्चे का इंट्रिंसिक फीडबैक एंड मोटिवेशन इम्प्रूव कराने का बहुत यूज़फुल तरीका है। जब भी हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही बात करी, हम टॉयलेट ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस में हमने बात करी कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो सेम हम अगर वो पैसा अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग में डायपर्स के लिए बचा रहे हैं तो वो हम रिवॉर्ड्स में नहीं लगाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे, हम स्टिकर से स्टार्ट करेंगे, हम मार्कर्स लेंगे, हम छोटे छोटे क्राफ्ट कोई आइटम्स ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हम बच्चे को रिवॉर्ड में दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे रिवॉर्ड सिस्टम को, अगर बच्चा टॉयलेट सीट पे बैठा है एंड वो ट्राई कर रहा है बैठने का, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स उसने स्पेंड किए या फिर उसी में उसने ट्राई किया कि वो टॉयलेट जा पाए, तो आप उसे इनकरेज करने के लिए एक रिवॉर्ड देंगे। सिंपल आप स्टिकर से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रेस करते करते आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट रिवॉर्ड के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर बच्चा कुछ गुड वर्क करता है, आपको उसी टाइम उसको रिवॉर्ड देना है। जो रिवॉर्ड है उसके लिए, लाइक दिस इज योर वॉशरूम, तो उसके लिए एक आपको एक कैबिनेट बनानी है, उसमें आप उसको रिवॉर्ड्स रखने हैं। वाई? बिकॉज इट शुड बी आउट ऑफ रीच। ऐसे नहीं कि बच्चा काम कर रहा है, बच्चा खुद से रिवॉर्ड ले रहा है। तो मोटिवेशन के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब मम्मा चाहेंगी या पापा चाहेंगे कि आपने अच्छा काम किया, तभी बच्चे को वो रिवॉर्ड हैंड ओवर किया जाएगा। एंड क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता है, तो रिवॉर्ड्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि आपने स्टिकर दिया, आपने फिर और कुछ चेंज कर दिया। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पेरेंट्स जो होते हैं रिवॉर्ड्स में स्क्रीन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स ले लेते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करनी चाहिए। आप सिंपल मार्कर लेकर आप साइड में एक चार्ट पेपर पेस्ट कर दीजिए, उस पे बच्चे को ड्राइंग करने दीजिए। स्पॉटी सीट पे भले वो ड्राइंग करे, आपके ऊपर कुछ भी करे, क्योंकि आप इसकी और स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं, बट स्क्रीन हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी ये रिवॉर्ड्स के बारे में जाता, देन आता है हमारा विजुअल सपोर्ट्स, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग का। क्योंकि बच्चों की लर्निंग स्टाइल विजुअल लर्निंग स्टाइल है, तो इसमें कुछ सीक्वेंसेस होती हैं जो हमें बच्चे को बताना होता है। हम एक सीक्वेंस लेके चलते हैं कि आप जब टॉयलेट पे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको डोर ओपन करना है, फिर आपको पॉटी सीट पे बैठना है, आपको पैंट नीचे करनी है। जो भी आपकी सीक्वेंस है, इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक 4 और 5 मैक्सिमम स्टेप्स, क्योंकि जितना छोटे स्टेप्स होंगे बच्चे की लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी। उसमें सेम हम जैसे सोशल स्टोरी में हमने यूज़ किया, बहुत सिंपल एंड बेसिक उस पर पिक्चराइजेशन होगा, ताकि बच्चे को ईजी रहे याद करने के लिए। सेम चार्ट हम अपने टॉयलेट रूम में चिपकाते हैं, पेरेंट्स को भी सेम चीज़ देते हैं ताकि वो सेम प्रिंट करे। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि जो हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसका ब्लैक बैकग्राउंड रखा है, पिक्चराइजेशन जो कलर की है, फॉन्ट साइज उनका जो भी है, सेम पेरेंट्स को भी सेम चीज़ कॉपी करनी रहेगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रेन मैपिंग में अगर हम समझते हैं सेम फिक्सेशन पैटर्न के लिए, अगर सेम चीज़ हम उनके घर पे भी रिपीट करेंगे तो उसके लिए लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। सेम वॉशरूम में रहेगा, सेंटर पे भी, सेम घर पे भी रहेगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पेयर ऑफ दैट विजुअल पिक्चर्स अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत है। तो विजुअल सीक्वेंसेस के बाद आता है हमारा एक्सीडेंट्स। अब बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो रहा है,
बट ज़रूरी नहीं है कि ये सब स्टेप्स फॉलो करते ही बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाए। एक्सीडेंट्स भी होंगे, बच्चा टॉयलेट भी करेगा, हो सकता है अंडरवियर में कर दे, डायपर्स में कर दे, किसी आप सोशल गैदरिंग में गए या वहाँ पे कर दे। तो एक्सीडेंट्स को पेरेंट्स कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें मोस्ट ऑफ पेरेंट्स को बहुत चैलेंजिंग होता है उनके लिए। तो एक्सीडेंट्स जब भी होते हैं, आपको कभी भी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कभी भी शेम नहीं करना है इस चीज़ के लिए। लाइक मेरे बच्चे ने कर दिया, मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा, और बच्चे और पेरेंट्स क्या फ़ील करेंगे। आप सबका सोचकर सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, आप खुद से साफ़ कीजिए उस वक़्त में, और बहुत ही पोलाइट, बहुत ही न्यूट्रल टोन और बहुत ही न्यूट्रल एक्सप्रेशन से आप बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए कि इट्स ओके, होता है, मम्मा साफ़ कर देगी। तो बच्चे को उस आपके सिर्फ इस कहने से भी उसका सेल्फ इस्टीम बहुत मोटिवेट होगा। इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए आप। दूसरी चीज़ है, एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। बच्चा करता है, आप डायपर हटाएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक या दो नहीं, आई थिंक इट इज़ अराउंड 4 to 5 क्लोथ्स आप आपके साथ कैरी कीजिए, जो कि हम अपने सेंटर पे भी करवाते हैं, जिसमें बच्चे की एक्स्ट्रा अंडरवियर्स होती हैं, उनके पैंट्स होते हैं, उनके न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो ये सब एक बैग में आपको कैरी करना रहेगा, भले ही आप सेंटर आएँ या भले आप सोशल गैदरिंग्स में जाएँ। उसके बाद टीचिंग स्किल्स, जैसे कि हम बच्चे को ये सब सिखा रहे हैं, अब उनके, क्योंकि हम इसको स्किल ट्रेनिंग है, तो हम कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी बच्चे को सिखाना चाहेंगे, जैसे कि ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, पैंट ऊपर करना, नीचे करना, थोड़ा सा टाइट उसको ग्रास्प करना। उसके अलावा वाइपिंग एंड फ्लशिंग, ये सब हमारे हैंड फंक्शंस या रीच के एस्पेक्ट हैं, जो हमें बच्चे को साथ साथ ट्रेन करना रहता है। देन आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे ने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, अब वो सेंटर पे भी कर रहा है, घर पे भी कर रहा है, लेकिन और चीज़ों में भी वो एक्सपर्ट हो पाए, तो इसके लिए हम जनरलाइजेशन इज़ आवर लास्ट स्टेप इन टॉयलेट ट्रेनिंग। कि बड़ी खूबसूरती से मैम ने हमें इतनी सिंपलर वे में इतने सारे स्टेप्स को इतने माइन्यूट लेवल पे हमें बताया कि कैसे हम बच्चे को ले जाएं, हम बच्चे को कैसे सेटल करें वहाँ पे, कैसे एंगेजिंग बनाए बच्चे के लिए। और जैसे मैम ने बताया कि रिवॉर्ड्स वगैरह भी हैं, तो वो फन प्लीजिंग एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं वहाँ पे। और ऐसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इजीली, बहुत ही एफिशिएंटली अचीव करा सकते हैं अपने बच्चों से। अच्छा मैम, एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स और हमारे पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि हम टॉयलेट ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दी, हम बच्चे को ले जा रहे हैं, हम बच्चे को एंगेज करा रहे हैं, बच्चा घर पे जा रहा है, टॉयलेट जाता है, हमने हर आधे घंटे में, 1 घंटे में हम ले जा रहे हैं, बच्चा जाना शुरू हुआ, घर पे करना शुरू हुआ। हो सकता है हाथ धोने के स्टेप्स शायद अभी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है बैठ के सारी चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहा है, और अगर कर भी रहा है तो वो उस स्टेज में है कि वो घर पे तो सारी चीज़ें कर रहा है, थेरेपी सेंटर में कर रहा है, लेकिन अगर वो बाहर जा रहे हैं, कहीं हम मॉल गए वीकेंड पे घूमने, या हम कहीं मार्केट में गए, या मेरा कोई कॉल आया कि मेरे को कहीं पे किसी से मिलने जाना है, तो मैं अपने बच्चे के साथ जा रहा हूँ मिलने, वो उस रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा है, वॉशरूम में, क्योंकि घर पे जैसे आपने बताया हम मॉडिफिकेशंस कर देंगे, हम डायरेक्शंस लगा देंगे, हम सब चीज़ें कर देंगे, बट ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं कि इसका कुछ पर्टिकुलर जनरलाइजेशन जैसे आपने बताया, तो जो पेरेंट स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो आप सारे स्टेप्स हो गए, बट कोई पेरेंट अगर मिड में है टॉयलेट ट्रेनिंग के अचीवमेंट में, तो उसके लिए जनरलाइजेशन हम कैसे करा सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। तो सब, जब हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जनरलाइजेशन होता क्या है। तो जनरलाइजेशन होता है कि बच्चा, फॉर एग्जांपल, मेरे साथ कॉपरेट कर रहा है, पेरेंट्स के साथ कॉपरेट कर रहा है, लेकिन बाहर और लोगों के साथ टॉयलेट ट्रेनिंग या किसी भी स्किल को लेकर कॉपरेट नहीं कर रहा है। या सेम आपने जैसे कि बोला कि टॉयलेट वो सेंटर में कर पा रहा है, अपने घर पे कर पा रहा है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, तो वही हमारा जनरलाइजेशन आता है। क्योंकि अगर हम किसी भी स्किल को सिखाएंगे, जब तक वो स्किल जनरलाइज नहीं हो सकती, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि उस बच्चे ने उस स्किल को अचीव कर लिया, या परफॉर्मेंस उसकी बहुत इंडिपेंडेंस आ गई है। तो जनरलाइजेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि हम बच्चा को हमने सिखा दिया, तो बच्चे को आप लेके मॉल भी जाएंगे, बच्चे को आप लेके वेकेशंस पे भी जाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के भी घर पे जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ नहीं जाता है वो, तो वो एक हिंड्रेंस आपके लिए क्रिएट होता है, तो पेरेंट्स यूजुअली फिर उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसके लिए जो सबसे इफेक्टिव है वो है सोशल स्टोरीज। लाइक आप जब भी किसी के लेके जाएंगे, तो हम बच्चे को जैसे पहले से प्रिपेयर कराते हैं, आज हम नानी हाउस जाएंगे, वहाँ का वॉशरूम ऐसे होगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है,
हम वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे, हम अपसेट नहीं होएंगे। तो आप स्टोरीज के थ्रू आप उसको थोड़ा सा बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉय है, ये भी गया था, ये अपसेट नहीं हुआ था, तो वी एक्सपेक्ट द सेम कि आप भी ऐसे करोगे, मम्मा को सैड नहीं करोगे। तो इस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है एंड वो प्रिपेयर हो जाता है कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी रह पाऊंगी। दूसरी चीज़ है, जब हम एक सोशलाइजेशन या जनरलाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सप्लोर कराना। जैसे आप मॉल वगैरह में जा रहे हैं, बच्चा नहीं जाएगा। बच्चे क्या, हम भी कई बार अवॉइड करते हैं क्योंकि हाइजीन कंसर्न होता है, स्मेल होता है, पब्लिक वॉशरूम है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द चाइल्ड कि वो एक बार में चल जाए, बट उसको एक्सप्लोर करवाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि हम मूवी देखने जाएंगे, बट हम मॉल में एक बार जाकर देखेंगे वॉशरूम कैसा है। तो आप वहाँ जाके भले उसे डोर ओपन करवा के सिर्फ आप उसको फ्लश करवाइए या फिर सिर्फ हैंड वॉश कराने के लेके जाइए, आप एक्सप्लोर करवाइए, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइज कराने की कोशिश कीजिए, अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ सेंसरी स्ट्रैटेजीज। जैसे कि अगर बच्चे को फ्लश से प्रॉब्लम है, तो हम हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पैडेड टॉयलेट सीट्स यूज़ कर रहे हैं। सेम अडेप्टेशंस आपको अपने बैग में कैरी करना है बच्चे के लिए, और जब आप जनरलाइजेशन पे जाते हैं, तो वही सेम चीज़ आपको करनी है। क्योंकि मैंने बताया था कि आपको विजुअल पिक्चर्स कैरी करनी है, तो आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसमें आप एक्सीडेंट्स के लिए जो भी आपके एक्स्ट्रा क्लोथ्स लगेंगे, विजुअल पिक्चर्स हुई, पूरा एक बैग रेडी होना चाहिए, ताकि बच्चा, आधा उसके लिए न्यू इन्वायरमेंट है, बट आधा आप उसके लिए सिमिलर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। एंड स्टार्ट कीजिए, जब भी जनरलाइजेशन स्टार्ट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर से, जिससे बच्चा थोड़ा फैमिलियर हो, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स से जिनके घर में आप फ्रीक्वेंटली जा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, संडे टू मंडे आप जा रहे हैं, तो 2 दिन अगर आप फ्रेंड के घर विजिट कर पा रहे हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा फेमिलियर रहेगा। फिर आप उसको मॉल की तरफ शिफ्ट कीजिए। तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप आपको जनरलाइजेशन फॉलो करना होगा। एंड सेम एक्सीडेंट्स होंगे, बट उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। बच्चे के लिए ट्राई कीजिए कि उस पर इस चीज़ का कोई स्ट्रेस ना हो, उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। तो पेरेंट्स, आज हमें शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू ये चीज़ भी समझ आई कि अपने बैग के अलावा हमें शायद एक छोटा सा ही सही, बट शायद एक टॉयलेट बैग भी बनाना पड़े बच्चे के लिए, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग की जर्नी को थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा फन और स्ट्रेस फ्री, जैसे मैम ने कहा, वो बनाने के लिए। ठीक है। आपने मैम जैसे हमें बताया कि हमें बच्चे की बहुत सारी स्किल्स पे काम करना है, हमें ये चीज़ पता लगी कि टॉयलेट ट्रेनिंग के पर्टिकुलर स्टेप्स क्या होते हैं, और एट द एंड हमें उसे फीडिंग कैसे करानी है एक जनरलाइज एनवायरनमेंट में लाने के लिए। लेकिन इसमें, इस पूरी जर्नी में, जैसा आपने बताया कि ये बहुत बड़ी जर्नी है, थोड़ा टाइम टेकिंग जर्नी है, जहाँ तक मुझे भी समझ आया, तो इसमें हमें क्या एक पर्टिकुलर बंदे से गाइडेंस लेनी चाहिए, या कोई पूरे टीम है, या किससे हम कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, बट अब हमें कौन बताएगा? क्या एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताएगा, क्या एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट बताएगा, या कोई और थर्ड पर्सन है, कोई डॉक्टर है, हम उसके पास जाएं वो हमें बताएगा? तो क्या आप इस पे हमें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? यस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम जब भी किसी बच्चे को कोई स्किल सिखाते हैं, डेफिनेटली डोमेन वाइज बहुत सेलेक्टिव होता है, लाइक मोटर स्किल्स ये पार्ट डील करेगा। बट जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो इट इज़ अ हॉलिस्टिक टीम अप्रोच, जो कि हम कॉमडेल यूनिट में करते हैं। कि अगर हम टॉयलेट ट्रेन सिखा रहे हैं, तो हर एक एस्पेक्ट एक डिपार्टमेंट के पास होता है कि वो किस किस पे वर्क करना चाहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं, तो लाइक OT और PT, occupational therapist और physiotherapist will look upon the motor skills and the sensory challenges. मोटर स्किल्स लाइक वो अपने पैंट्स को ऊपर कर पाता है, वो हैंड फंक्शन उसका कितना अप्रोप्रिएट है, ओवरहेड रीच कैसा है उसका, ये सब चीज़ें हम उसके करेंगे। सेंसरी चैलेंजेस में सेम ओवर रिस्पॉन्सिव या अंडर रिस्पॉन्सिव सेंसरी इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। उसके अलावा जैसे कि बच्चे में ये सब चीज़ें आ रही है, बच्चा चल पा रहा है, बैठ पा रहा है, स्टूप कर पा रहा है, पुश एंड एनिमुलेट कर पा रहा है, अपने ब्लैडर को रिलैक्स कर पा रहा है, इट मीन्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग, ये सब एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट की टीम लुकआउट करेंगी। दूसरी टीम होती है हमारी स्पीच थेरेपिस्ट की टीम। अब बच्चा ये सब कर पा रहा है, लेकिन बच्चा एक्सप्रेस कैसे करेगा कि उसको टॉयलेट जाना है, कोई इंडिकेशन, तो इसमें हमारा स्पीच थेरेपिस्ट हमें हेल्प करता है। अगर बच्चा वर्बल है, तो डेफिनेटली उसकी कमांड्स उसको कैसे देनी है, वो बच्चा देगा, लाइक आई वांट टू गो टू सुसु, या किसी कार्ड्स के थ्रू। अगर बच्चा नॉन वर्बल है, तो जेस्चरल कम्युनिकेशन पे हम ज़्यादा वर्क करेंगे। तो वो स्पीच थेरेपिस्ट
हमें ज़्यादा बच्चे को गाइड कर पाता है कि उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। थर्ड आता है हमारा ईडी और डेवलपमेंटल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर। दे लुक अपॉन द सीएसई गोल्स लाइक कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो उसमें जब हम कॉग्निशन की बात करें तो अवेयरनेस अटेंशन लेवल कैसा है, बच्चे का ओरिएंटेशन कैसा है, बच्चे की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क कैसा है, बच्चे की अलर्टनेस कैसी है, सोशल इमिटेशन कैसा है, सोशल रिलेटिवनेस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इमिटेशन की बात करी थी, तो हम नॉर्मल इमिटेशन अगर बच्चा सीख पाता है तो टॉयलेट ट्रेनिंग में भी वो इमिटेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इट इज़ अ हॉलिस्टिक टीम अप्रोच। हर एक थेरेपिस्ट इस ट्रेनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो बात हुई सेंटर की टीम अप्रोच की। सेम टीम अप्रोच वी एक्सपेक्ट एट होम, लाइक सिर्फ मदर फादर और बच्चा ही नहीं, अगर जो बच्चा है जॉइंट फैमिली में रहता है तो टीम अप्रोच वहाँ पे भी काम आती है। वहाँ पे हम मानते हैं कि थेरेपिस्ट नहीं होंगे, बट उनके जो मदर फादर हैं अलॉन्ग विद द गार्डियंस, अलॉन्ग विद द मेड्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो टीचिंग हम थेरेपिस्ट को देते हैं, जो टीचिंग हम पेरेंट्स को देते हैं, वहाँ पे भी सेम प्रॉम्प्ट्स या सेम इंडिकेशंस यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चा उस चीज़ को इजीली लर्न कर पाए। ओके, तो देखिए हमने आज जाना कि एक स्किल ट्रेनिंग में खाली एक पर्सन का रोल नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों का रोल इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैम ने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई कॉन्स्टिपेशन या हाइजीनिक इशू है तो शायद डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट या पीडियाट्रिक डॉक्टर्स के साथ मीटअप भी इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके अलावा अगर आप थेरेपी सेंटर्स की बात करें तो सेंटर टीम में जैसे मैम ने बताया कि ग्रॉस मोटर फाइन मोटर शायद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखेंगे, उसका रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करेगा, उसका सीएससी गोल जैसे मैंने बताया कॉग्निशन, सोशल इमोशनल एक स्पेशल एजुकेटर या डेवलपमेंटल एजुकेटर एड्रेस करेगा। और साथ साथ अगर उसके साथ कोई बिहेवियरल कंसर्न्स आ रहे हैं तो वो एक बीटी वेटर एड्रेस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक टीम अप्रोच है फॉर द सेंटर टू। और जैसा कि मैम ने बताया कि घर के लिए भी, चाहे आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे आपकी जॉइंट फैमिली है, चाहे हम गार्जियंस के साथ बच्चे के साथ कोई गार्जियंस हैं या फिर मेट्स वगैरह हैं, ग्रानीज हैं, तो उन सब के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग भी अपना एक रोल समझ सकते हैं उसमें, और उनको भी उसी डेडिकेशन से, उसी कंसिस्टेंसी से शायद इसमें काम करना पड़ेगा। राइट मैम? यस। ओके, सो आपने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि कैसे हमें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या रोल सबका होता है। एक कॉमन क्वेश्चन जो शायद हमारे व्यूअर्स का बहुत कॉमन था, क्योंकि हमने पेरेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि उनकी मेजर क्वेरीज क्या आती है। तो हर पेरेंट चाहता है कि मैं अपने बच्चे को ट्रेन करूं, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो। और मैं खाली न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूरो टिपिकल नॉर्मल डेवलपिंग बच्चे, सब जो भी पेरेंट होता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करे, तो वो ट्राई करता है टॉयलेट ट्रेनिंग की। बट कभी ऐसा होता है कि कई बार नहीं हो पाता है बच्चा, या उन्हें बहुत चैलेंजेस आते हैं कि बहुत टाइम से करा रहे हैं बट हमारा बच्चा तो ट्रेन ही नहीं हो पा रहा है। तो मैम आपकी क्या राय है कि इस पूरी प्रोसेस में क्या चैलेंजेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, और हाउ इट कैन बी अवॉइडेड? और साथ साथ एक चीज़ कि रिग्रेशन हमारा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि रिग्रेशन तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमने बहुत कॉमनली देखा है कि कई चीज़ों में हमने एक स्किल या हमने कोई चीज़ बच्चे को सिखाई किसी भी XYZ रीजन से, उसमें वापस रिग्रेशन आ गया। तो आधे पेरेंट्स इस चीज़ से हट जाते हैं कि क्या हम दोबारा उस चीज़ को सिखाने में इतनी मेहनत करें, या कैसे हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो एक रिग्रेशन हम कैसे अवॉइड या कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं मैम, इस पे आप थोड़ा सा हमें जानकारी यस, दीजिए। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो ये एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। लाइक जब भी हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कराते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मेजर ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक हमने जो विजुअल शेड्यूल तैयार टॉयलेट शेड्यूल तैयार किया है, तो वो आपको एक कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ। तो अगर आपने वो इसमें बीच में ब्रेक दिया है तो हो सकता है कि बच्चे का उस टाइम पे वो थोड़ा सा आपके साथ बहुत पर्पसफुली उस चीज़ को लर्न नहीं करे। बट आप ट्राई कीजिए कि कंसिस्टेंसी आप जितना कम ब्रेक कर सकें उतना ही पर्पसफुल लर्निंग पर आप जा सकते हैं।
दूसरा जो चैलेंजेस मुझे लगता है वो होता है ओवर केयरिंग पेरेंट्स। लाइक अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, उस चीज़ को सीख नहीं पा रहा है, तो बच्चे को बहुत ओवर पैम्परिंग मिलती है पेरेंट्स के थ्रू। बट इट्स ओके, आप ओवर केयरिंग में उसको डायपर्स हटवाने में भी बहुत टाइम लगा रहे हैं, आप उनको हर चीज़ में स्क्रीनिंग दे रहे हैं, तो ओवर केयरिंग की वजह से भी उनकी लर्निंग बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। चैलेंजेस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोशल चैलेंज भी होता है। पेरेंट्स को लगता है कि बहुत इजी है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को डायपर पहना दें, बट इस वजह से उसकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होती है। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बट उस चीज़ को आप थोड़ा रूल आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली रिग्रेशन दिखता है, बट मेडिकल अगर हम कंसर्न में बात करें, फॉर एग्जांपल मुझे फीवर है, मैंने मेडिसिन ली है, मैं बीमार हूँ, मेरा मूड अपसेट है, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टू डू एनी एक्टिविटी, टू लर्न समथिंग न्यू, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँ। सेम बच्चे के साथ होता है कि क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है। एक सिंपल वेदर चेंज, एक सिंपल वायरस भी उनको बहुत इफेक्ट कर सकता है, वायरल फीवर। तो बच्चे का इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो गया या उसका ब्लैडर फंक्शन हो गया, वो ऑल्टर हो जाता है मेडिसिन की वजह से या डाइट फैक्टर की वजह से। तो ये चीज़ें हमें उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है एंड ट्राई करना है कि हम उसमें बच्चे को बहुत फ्रीडम दे, फोर्स नहीं करें। हो सकता है कि बीच का उसका जो ड्यूरेशन है वो रिग्रेशन में गया है, पहले उसका शेड्यूल प्रॉपर था 30-30 मिनट्स, अभी वो नहीं करना चाह रहा है, या फिर वो ट्राई करता है कि वो डाइपर्स में ही कर दे, या फिर उसका जो वॉशरूम है वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बट गिव इट अ टाइम। आप ट्राई कीजिए कि जो उसका मेडिकल जो टाइम है वो आप उसको दीजिए। बाद में वो सीखेगा, टाइम लगेगा, बट वो फिर से सीखेगा, क्योंकि उस ये एक स्किल ट्रेनिंग है। आपको जितना टाइम पहले लगा था उतना टाइम अब नहीं लगेगा। बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते रहिए एंड वो चीज़ें आप वापस अचीव कर सकते हैं। यस, रिग्रेशन इज कॉमन, बट इट कैन बी रिकवर्ड वेरी सून। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैम ने हमें बताया। तो शायद अगर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कोरिलेट करें तो ये एक वही चीज़ है कि हम नॉर्मली हमने चलना सीखा, भागना सीखा, खेलना सीखा, फिर कल किसी रीज़न से हमारे को चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो हो सकता है हमारा पैर टूट गया है। अब हम उस टाइम पे हम सोचें कि क्या हम दोबारा चल पाएंगे, क्या हमें चलने में फिर से उतना ही टाइम लगेगा था जितना हमें बचपन में लगा था, क्योंकि जैसा मैम ने बताया ये एक स्किल ट्रेनिंग है। तो स्किल ट्रेनिंग बेसिकली वही चीज़ होती है कि एक स्किल सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर वो स्किल एक बार सीख जाते हैं, उसके बाद अगर किसी भी XYZ रीज़न से हम वो चीज़ नहीं परस्यू कर पा रहे हैं, रिकवरी टाइम लगता है, बट वो रिकवर हो सकता है। तो जैसा मैम ने लास्ट पॉइंट में बोला कि रिग्रेशन डेफिनेटली होता है, बट येस, देयर इज रिकवरी ऑल्सो। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग में आप जिस स्टेज पे भी करेंटली हो, वहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा हो कि शायद हम रिग्रेशन फील कर रहे हैं अभी, लेकिन वो रिकवरी इजीली अचीव करी जा सकती है विद एक्सपर्ट गाइडेंस। सो मैम, हमारी पॉडकास्ट में हमसे बहुत चीज़ें मैंने सीखी इसमें आपसे पर्सनली, इनफैक्ट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत ही यूज़फुल रहा हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। शायद बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स को पता लगी, बहुत सारे एस्पेक्ट व्यूअर्स को पता लगे। एक मेरे मन में एक छोटी सी चीज़ थी कि आपके इतनी लंबी जर्नी का जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसी अचीवमेंट जो टॉयलेट ट्रेनिंग के बेसिस में, जो शायद हमारे पेरेंट्स को बहुत मोटिवेट करे, क्योंकि जो हम ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं वो चीज़ पेरेंट्स बहुत जल्दी कोरिलेट कर सकते हैं, और शायद हमारे कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी करंटली स्टेज पे होंगे, जो टॉयलेट ट्रेनिंग शायद करा रहे होंगे, शायद सोच रहे होंगे कराने की, तो उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव होगा। तो अगर आप कुछ अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। यस, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक बच्चे टू बच्चे और पेरेंट टू पेरेंट वेरी करता है टॉयलेट ट्रेनिंग का लर्निंग पर्सपेक्टिव। बट मोस्ट कॉमन जो मुझे चैलेंजेस लगता है जब मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो उस एस्पेक्ट में बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि या तो वो बच्चे को डायपर पे रखना पसंद करते हैं या किसी मेड के भरोसे उनको रखना पसंद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिनमें दोनों का कॉपरेशन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। मेड्स की अगर बात करें, मदर फादर वर्किंग है अगर मेड्स पे, तो मेड्स को या तो ट्रेनिंग दी जाए उस चीज़ की, लेकिन हम उनको कितना भी ट्रेन कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक प्रॉम्प्ट जो देना चाहिए मेड्स को वो कभी कभी ओवर प्रॉम्प्ट में चल जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें एक मेजर चैलेंज लगता है अपने उस चीज़ में।
सेकंड जो मुझे चैलेंज लगता है कि मेड्स पे ही या फिर पेरेंट्स के लिए भी अगर हम देखें, लाइक रिवॉर्ड्स की जैसे मैंने बात करी, तो इट इज़ ईजी फॉर देम कि वो एक फ़ोन दे दें एंड बच्चा उस टाइम इंगेज रहे, वो उनको लगता है, बट दैट इज़ नॉट पर्पसफुल। तो इस चैलेंज को भी ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जितना मैं अभी टॉयलेट ट्रेनिंग में देख पा रही हूँ बच्चों को, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं वो बहुत डिले हुए हैं, बहुत लेट आए हैं, जिनका लेट इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ है। बट इट्स ऑलवेज़ अ होप कि हम अभी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, तो एक अचीवमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि इट्स नेवर लेट, कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी लाइक हम बहुत सारे बच्चे हमारे सेंटर पे देखते हैं, बट रिसेंटली एक जो बच्ची हमारे पास आई थी, शी इज़ जस्ट 2.5 ईयर्स ओल्ड। तो जब हमने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो वो नॉन वर्बल थी, नो मोड ऑफ जेस्चरल कम्युनिकेशंस। सो विद द हेल्प ऑफ टीम अप्रोच ओनली, स्पीच वाले ने अपना पार्ट लिया जो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में लेकर, डेवलपमेंटल एजुकेटर ने अपना पार्ट लिया जो कॉग्निशन एंड सोशल इमोशनल वाला, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी मोटर स्किल्स एंड अबाउट द अवेयरनेस। तो हमने टीम अप्रोच के साथ, हमारी टीम बिल्डिंग, रैप बिल्डिंग के साथ सेम सेम उसके पेरेंट्स को भी हमने गाइड किया कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेस करना है, सेम टॉयलेट ट्रेनिंग के स्टेप्स के साथ। एंड इतना इफेक्टिवली वो चीज़ ब्रिंग आउट हुई कि उस बच्ची ने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखी। अभी वो काफ़ी कम्युनिकेट भी करने लगी है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो पाता है उस चीज़ को रिलेट करने के लिए। एंड पूरा इंडिपेंडेंस तो नहीं, बट मैं बोलूँगी कि वो पार्शली इंडिपेंडेंट हो गई है। उससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगा कि लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सब तो उसने अचीव किया ही अपने पेरेंट्स के थ्रू, लेकिन जो सबसे अच्छा जो मुझे मोटिवेशन फैक्टर लगता है वो है स्कूल उसका। स्कूल जाने, अब वो जब बच्ची जब स्कूल जाने लगी है एंड वो जब अपना डायपर यूज़ नहीं करती है, तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन उसके मम्मी पापा के सर से हट गया है, जहाँ वो स्कूल में फ्रीली पार्टिसिपेट कर पा रही है। मेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, टीचर उसे बहुत वेलकमिंग कर रही हैं, पेरेंट्स के लिए कोई प्रेशर नहीं है, और ये सब करने से उस बच्ची का खुद से एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। कम्युनिकेट कर पा रही है, इजीली जा पा रही है, जनरलाइजेशन भी कर पा रही है। तो हार जीत बहुत अलग एक फैक्टर है, बट आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स आप थेरेपिस्ट को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक हर एक स्किल ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको एग्जांपल लेके आप हमेशा ट्राई करते रहिए एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। डेफिनेटली मैम, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ आपने बताई कि जैसे हम स्कूल की बात करते हैं और हर पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, बहुत सारी चीज़ें सीखे। और ये एक फैक्टर जो मैम ने अभी हमें समझाया कि स्कूल में अगर वो बच्चा और बच्चों के साथ डायपर पहन के जाएगा तो शायद बीइंग अ पेरेंट हमें भी दिक्कत होगी, और बीइंग अ किड अगर मैं बच्चा हूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकता है दूसरे बच्चे मेरे को छेड़े, और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी साइकोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूँ तो शायद वो मेरे को भी हैम्पर करेगी। बट जैसे मैम ने बताया कि मैम ने उस बच्चे में सारे स्टेप्स के साथ फिर टीम अप्रोच डील किया, अब वो बच्ची अगर जा पा रही है, कर पा रही है, तो उसके पेरेंट्स के लिए भी मेरे को लगता है 50% शायद जंग उन्होंने जीत ही ली है। बिल्कुल। और अगर वो आगे भी ऐसी कंसिस्टेंसी से काम करे तो वो आगे भी इंडिपेंडेंट हो सकती है। सो मैं पेरेंट्स के लिए एक बात करना चाहूँगा कि मोस्टली मेरे को लगता है कि जितने आपकी क्वेरीज थी, जितने हमारे कॉमन क्वेश्चंस थे, वो सब हमने जाने। बट बिफोर दैट मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यू वांट टू सेंड एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स, आवर पेरेंट्स की टॉयलेट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग की कुछ आप उन्हें बोलना चाहें, कुछ आप उन्हें कहना चाहें? बिल्कुल। सो टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे कि हमने जाना, बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग बैटल है, एक थेरेपिस्ट, बच्चा एंड पेरेंट के बीच में। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको कैरी फॉरवर्ड करना है वो है, जब भी बच्चा अगर एक्सीडेंट्स करता है या कुछ भी मेसीनेस क्रिएट करता है, तो आपको कभी भी अपना गुस्सा जो है बच्चे पे नहीं निकालना है, कभी भी डिस्प्लेजर आपको शो नहीं करना है। मैंने बोला न्यूट्रल टोन आपको लेनी है, न्यूट्रल एक्सप्रेशन आपको लेना है, क्योंकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं। हम भी अगर बहुत कुछ चीज़ नहीं सीखते हैं और हमारा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो हम उस चीज़ से बैकआउट करने की कोशिश करते हैं, वो तो बच्चा है और हम न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो अब कभी भी आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी देखें, तो आपको अपना मेंटल स्टेटस बहुत न्यूट्रल रखना है जब आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करें। सेकंड जो है, टॉयलेट ट्रेनिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है,
लाइक हमने एज माइलस्टोन की बात करी कि कब से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट एज तक हमें अचीव कर लेना चाहिए। बट हो सकता है कि कई बच्चों के टॉयलेट ट्रेनिंग उससे भी लेट हो, क्योंकि डेवलपमेंटल डिलेज की हम बात कर रहे हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो डिले हो सकता है। बट ऑलवेज एक्सेप्टेड कि हाँ हो सकता है, हम आगे और उस पर ध्यान देंगे, हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। देन टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफन बिकम डिफिकल्ट, बहुत सारी परेशानियों से आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कॉपरेट कर रहे हैं बट आपकी फैमिली में और कोई कॉपरेट नहीं कर पा रहा है, आप कर पा रहे हैं लेकिन सोशल एस्पेक्ट्स आपके बहुत आपको बैरियर दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है, अनसक्सेसफुल होता है एट टाइम्स। मगर क्योंकि बैटल है, आपको अकेले ही जंग जीतनी है, आपको अकेले ही करना है, तो नेवर लूज़ होप। होप हमेशा रखिए, काम करते रहिए, एंड एक ना एक दिन आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कभी भी आप अपने बच्चे को फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, कि बैठो, करो, पुश करो, अकेले उसको आप जाने के लिए बोल रहे हैं, आप उसके सामने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि ये करता ही नहीं है। रादर देन ऑलवेज गिव प्रेज फीडबैक कि वाओ तुमने बहुत अच्छा किया, आज हम पापा को बताएंगे, या तुमने बहुत अच्छा किया, आज तुम्हें ये मिलेगा। जितना आप पॉजिटिवली इन्वायरमेंट अपने अराउंड रखेंगे, उतना ही बच्चा जो है वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गिव टाइम फॉर हिम टू लर्न, हिम और हर टू लर्न, जितना टाइम उसे चाहिए। उसे अगर 2 साल ज़्यादा लग रहे हैं या 2 महीने ज़्यादा लग रहे हैं या कुछ भी हो, बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए कि इस बच्चे ने टॉयलेट स्किल्स इतने टाइम में अचीव कर ली थी, मेरे बच्चे ने नहीं की। बट हो सकता है कि जब आपका बच्चा अचीव करे तो एक इसका बेस सेट होने के बाद वो बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंसी उस चीज़ में करे। तो गिव टाइम, टाइम सिर्फ बच्चे को नहीं, खुद को भी टाइम दीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजीज नई नई ढूंढिए और नया नया ट्राई कीजिए कि कैसे मेरा बच्चा उस चीज़ को सीख पाए। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं अपने व्यूअर्स को दे पाऊंगी। नेवर लूज होप, कीप ट्राइंग, कीप मोटिवेटिंग, एंड वी आर देयर टू हेल्प। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव, रियली हेल्पफुल। शायद हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत इजी कर दी। और बीइंग अ पेरेंट, या अगर मैं बीइंग अ पेरेंट ऑफ किड्स मैं सोचूं, तो मेरे को कहीं ना कहीं आज ये बात समझ आई कि ये जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, और ये कितनी अच्छी हो जाएगी जब हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो फॉर द पेरेंट्स आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर एंडिंग, कि मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में कि बच्चे ना एक ब्लैंक बुक होते हैं, एक खाली किताब। तो हम खाली किताब पे जो हम लिख देंगे वही वो छप जाएगा उनकी ज़िंदगी भर के लिए। तो जैसा हमने अपनी मैम से भी जाना कि हमें उन्हें टाइम देना है, हमें पेशेंटली काम करना है, हमें कंसिस्टेंसी से करना है। उनके साथ हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा बना के चलिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए, क्योंकि हम उसमें जो लिखते जाएंगे ना वो उनकी ज़िंदगी भर के लिए होगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों से चाहेंगे कि अगर आपको कुछ और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी उसके अलावा किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत लगती है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप करिए, ज़रूर लिखिए। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो न्यूरोटिपिकल बच्चे हों, चाहे वो न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन हो, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर किसी की ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ डॉक्टर अंकुर, अगेन साइनिंग ऑफ।